বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দাও। आखिर बंगाल में ऐसा क्या हो रहा था जहां केवल सत्ता के बदल जाने की वजह से वहां पर इतनी बेचैनी? इस महिला ने एक प्रपोजल दिया था कि बांग्लादेश और बंगाल जुड़ जाएं। कि क्या बंगाल की पिछली सरकार की मंशा ये थी कि पूरे बंगाल का इस्लामीकरण? बात केवल यहाँ तक नहीं थी, खुलेआम बंगाल के बहुसंख्यकों को खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी धमका भी रही थी। एक सेकेंड লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে जमाते इस्लामी के लोग, उनका तौर तरीका, उनकी आइडियोलॉजी का जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से बंगाल के हिस्से। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি, আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি। केवल 5 साल में ममता बनर्जी। दर्शकों, बंगाल में सत्ता के परिवर्तन ने हमारे यहाँ तो लोगों को बेचैन किया ही है, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ से ज़्यादा बेचैनी बांग्लादेश यानी कि ढाका और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनलों पर डिबेट हो रहा है कि बंगाल में ये क्या हो गया। बांग्लादेश के अंदर रोज नए भाषण जारी हो रहे हैं। बांग्लादेश का कट्टर राजनीतिक संगठन জামাতে ইসলামী रोज भारत के नाम धमकी जारी कर रहा है। পশ্চিম বাংলায় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে, বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দাও। आखिर बंगाल में ऐसा क्या हो रहा था जहां केवल सत्ता के बदल जाने की वजह से वहां पर इतनी बेचैनी है? बंगाल भारत का हिस्सा है, लेकिन वहां एक पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता में होने से सब खुश थे, चारों तरफ बहुत अच्छा था, ढाका भी कुछ नहीं बोल रहा था, पाकिस्तान में भी बंगाल के ऊपर टेलीविज़न डिबेट नहीं हो रहे थे। लेकिन केवल बंगाल में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के आ जाने से सत्ता में नई नई धमकियां आ रही हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा होगा? आखिर बंगाल का बदलाव बांग्लादेश को क्यों परेशान कर रहा है? चुनाव बंगाल में था, बंगाल में एक पॉलिटिकल पार्टी जीती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हारी है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो जीती है उसको ढाका से धमकियां मिल रही हैं। धमकियां छोड़िए, बंगाल के हिंदुओं के खिलाफ ढाका में भाषणबाजी हो रही है कि अगर बंगाल में कुछ होगा तो फिर हम बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट करेंगे। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু, এই কুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। বলি কুভেন্দু তুমি মুসলমান হয়ে যাও। दर्शकों, अगर आप बंगाल का मैप आप स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, ये जो पूरा इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, इस जगह ज़बरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। डेमोग्राफिकल चेंज मतलब जनसंख्या का बदलाव, जनसंख्या के मिजाज का बदलाव। मतलब इन इलाकों में वो इलाका जो कभी ईस्ट पाकिस्तान के रूप में था, यानी ईस्ट बांग्लादेश कह लीजिए, जो कभी इस्लाम के नाम पर इस देश से अलग हो गया, आज उन्हीं बांग्लादेश से सटे इलाकों में जो बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पर भी तेज़ी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब है। अब आपको ये लग रहा होगा कि बढ़ती मुसलमानों की आबादी देश की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा, आपको हमारे ही यहाँ का ये लड़का जो बोल रहा है उसे सुनिए। मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। दरअसल भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से से लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बंगाल के हिस्से तक क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, इस देश के आम नागरिक को तो पता ही नहीं लगता। देश की सुरक्षा एजेंसियां संभव है इसको बहुत पहले से समझ रही होंगी और इसके खतरों का भी आकलन कर रही होंगी। इस पूरे इलाके में जो शर्जील इमाम कह रहा है कि हम
भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है वो करीब 20-22 किलोमीटर ही चौड़ा है। वो ये कह रहा है कि हम इतनी गंदगी डाल दें, इतना मवाद डाल दें, यानी जाम कर दें कि नॉर्थ ईस्ट जो है बाकी हिस्सों से कट जाए। ये जो इच्छा है, ये जो सपना है, ये हर उस व्यक्ति का सपना है, उस पाकिस्तानी आतंकी का सपना है, ढाका के जिहादियों का सपना है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो जिहाद परस्त हैं, जिनका सपना है गजवाए हिंद। वो गजवाए हिंद का रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होता गुजरता देख रहे हैं। और यही कारण है कि जब बंगाल के चुनाव की बात हो रही है तो इसको केवल चुनाव के रूप में मत देखिए। बंगाल के चुनाव में आप समझिए कि इतना इफेक्ट है, इतना दम है कि वहाँ की जनता ने बदलाव कर दिया सत्ता में, उसका असर ढाका तक हो गया है। आखिर बंगाल में ऐसा क्या चल रहा था, बंगाल में ऐसा क्या था जो अचानक से एक परेशानी के रूप में इस्लामाबाद के लिए भी और ढाका में बैठे जिहादियों के लिए भी लेकर आया है। ये आपको अगर समझना है तो आपको दीपक वोहरा को सुनना चाहिए। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर, और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आधारित है, मैं रिपीट करता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा, मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, और इनमें से बहुत से होशियार लोग हैं। कुछ इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था शेख हसीना, वाजिद की पार्टी से हैं और दूसरे देशों में रहते हैं। कुछ और हैं बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल्स वगैरह। कहते हैं कि इस महिला ने एक प्रपोजल दिया था, सुन लीजिए ध्यान से, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्रपोजल ये दिया था कि बांग्लादेश और बंगाल जुड़ जाएं। भाषा एक ही है हमारी, कल्चर हमारा एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप भी करते हो, काजी नजरुल इस्लाम को हम भी मानते हैं, एक्सेट्रा। और फिर क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दुनिया को दिखाने के लिए कि आप सेक्युलर हैं, आपका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये मुझे उन्होंने कहा, ये इसका गेम प्लान था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान ने यह बताया था, असीम मुनीर ने यह बताया था कि अब हम भारत पर जो करेंगे वो ईस्ट की तरफ से करेंगे, यानी बांग्लादेश की तरफ से। ये वो दौर था जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वहाँ पर जिहादी तत्व हावी हुए। असीम मुनीर नाम का एक जिहादी पिट्ठू वहाँ पर अंतरिम सरकार का मुखिया बनाकर बिठाया गया, जिसको ISI अपने इशारों पर नचाने लगी। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी जैसे संगठन, जिनको शेख हसीना बैन करके सालों तक रखा, जेलों में रखा, वो जमाते इस्लामी सर उठाने लगे और वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बांग्लादेश में भड़काने लगे। दीपक वोहरा जो कह रहे हैं उस बात की कितनी गंभीरता है आप ये सोचिए। तो सवाल ये है कि क्या जो वोहरा साहब कह रहे हैं कि उनके सोर्सेज ने बताया कि क्या बंगाल की पिछली सरकार की मंशा ये थी कि पूरे बंगाल का इस्लामीकरण कर दिया जाए, बंगाल को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया जाए। और आपको अगर याद है, जहां बंगाल सरकार का कामकाज, बंगाल के काम करने का तरीका, वहां की मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका, कि वो कह रही है कि हम CBI को नहीं आने देंगे, हम देश की सेंट्रल एजेंसीज को बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उनके नेता, मंत्री, सांसद क्या कर रहे थे? তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। बात केवल यहाँ तक नहीं थी, खुलेआम बंगाल के बहुसंख्यकों को खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी धमका भी रही थी। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে।
যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। तो मतलब शर्जील इमाम ने जो कहा था वो बात यूं ही नहीं थी। शर्जील इमाम को इस बात का आइडिया था कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका, उन इलाकों में हो रहा डेमोग्राफिक चेंज भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, उसकी चौड़ाई भारत के लिए हमेशा एक चिंता का सबब है, क्योंकि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से ही भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो जुड़ते हैं। फिर आप याद करिए, जो मोहम्मद यूजलेस खान जिसको बोलते हैं बोरा साहब, उसने क्या किया था? उसने ग्रेटर बांग्लादेश कहा। उसने ये कहा कि बांग्लादेश इज अ गार्जियन ऑफ सी। उसने ये कहा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है उसके पास तो सी का एक्सेस ही नहीं है। उसने ग्रेटर बांग्लादेश का एक सपना देखा और बाकायदा पाकिस्तान के एक जनरल को बुलाकर उसको वो मैप भी दिया था। मतलब पिछले कुछ सालों में बंगाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में भारत के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। भारत ने जब 370 को कूड़ेदान में लेकर के डाल दिया और पुलवामा के बाद जब भारत बालाकोट में एयर स्ट्राइक करता है, पहलगाम के बाद जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है, तो अमेरिका का पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको भारत से बच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने कह दिया था कि एक भी गलती फिर हम छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने रास्ता अपनाया ईस्ट का, यानी बांग्लादेश के जिहादी तत्व जमाते इस्लामी के जिहादियों की सहायता, उनका भरण पोषण, उनको पैसा देना, उनको फंडिंग देना, उनको हथियार देना, ये सारा काम ISI करे, ताकि सीधा निशाना पाकिस्तान बनने से बचे कि अगर कश्मीर में कुछ होता है तो निशाने पर सीधा पाकिस्तान है, लेकिन बंगाल में कुछ होता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कुछ होता है, तो फिर पाकिस्तान पर सीधे एक्शन लेने से पहले भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको एक्शन ढाका पर लेना है, क्योंकि हो उधर से रहा है। जमाते इस्लामी के लोग, उनका तौर तरीका, उनकी आइडियोलॉजी का ज़बरदस्त इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से बंगाल के हिस्से में हुआ। इन तमाम इलाकों में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, ये जो आपने तौर तरीका देखा है, जो TMC के भी DNA को बदल रही है। अगर आप याद करें, हम आपको 2 क्लिप्स दिखा रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण और 2016 में ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি। केवल 5 साल में ममता बनर्जी इतनी बदल गई। वेस्ट बंगाल की राजनीति को बेहतर जानने और समझने वाले लोग ये जानते हैं कि TMC के अंदर कट्टरपंथी जिहादी तत्व, जमाती तत्वों का इन्फिल्ट्रेशन हो गया। केवल बात इन्फिल्ट्रेशन की नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर किसी भी चीज़ को सही ठहराया जाने लगा। जहां फिरहाद हकीम जैसे लोग थे जो सीधा कहने लगे कि पूरे देश पर इस्लाम का परचम होगा। एक ऐसे कौम से है जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। बंगाल का पूरा पुलिसिया तंत्र बंगाल राज्य के बहुसंख्यकों को छोड़कर वहां की 30% आबादी के साथ सीधा खड़ा दिखा। दुर्गा पूजा और दुर्गा मंदिरों पर ताले, दुर्गा पंडालों पर काले कपड़े, ये सब बताने लगे कि ममता बनर्जी का मिजाज क्या है, ममता बनर्जी सोच क्या रही है। और इसीलिए जब दीपक वोरा ने ये कहा, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आधारित है, मैं रिपीट करता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा, मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं,
और इनमें से बहुत से होशियार लोग हैं। कुछ इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था शेख हसीना, वाजिद की पार्टी से हैं और दूसरे देशों में रहते हैं। कुछ और हैं बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल्स वगैरह। कहते हैं कि इस महिला ने एक प्रपोजल दिया था। सुन लीजिए ध्यान से, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्रपोजल ये दिया था कि बांग्लादेश और बंगाल जुड़ जाएं। भाषा एक ही है हमारी, कल्चर हमारा एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप भी करते हो, काजी नजरुल इस्लाम को हम भी मानते हैं, एक्सेट्रा। और फिर क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दुनिया को दिखाने के लिए कि आप सेक्युलर हैं, आपका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये मुझे उन्होंने कहा, ये इसका गेम प्लान था। वो एक संदेह पैदा करता है। दूसरी तरफ चुनाव हारने के बाद जो ममता बनर्जी ने अपील की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहेंगे कि वो हमारे साथ चलें। इसमें उन्होंने कहा कि जो लेफ्ट के साथी हैं वो भी हमारे साथ आए, अल्ट्रा लेफ्ट भी हमारे साथ। दर्शकों, ये अल्ट्रा लेफ्ट क्या है? अल्ट्रा लेफ्ट यानी नक्सली। जिन नक्सलियों को भारत सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है, जमींदोज कर दिया है, ममता बनर्जी वहां से आवाहन कर रही है। और आप ये सोचिए कि अगर बांग्लादेश में बैठा जमाते इस्लामी का ये नेता শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি, আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। मस्जिद में बोल रहा कोई मौलाना পশ্চিম বাংলায় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে, বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দেওয়া হবে। आखिर इनके दिलों में ममता बनर्जी के लिए इतना प्रेम क्यों है? ममता बनर्जी के होने से उनको ऐसा कौन सा ऑक्सीजन मिल रहा था जो वहां किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के आने से अब नहीं मिली? बहुत सीधी बात है। जब भारत की चिंता पाकिस्तान करने लगे, जब भारत की चिंता जमात इस्लामी जैसे संगठन करने लगे, तो मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसका दर्द वो पचा नहीं पा रहे, वो भुला नहीं पा रहे। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? साथ ही जो बंगाल सरकार का पिछले दिनों बर्ताव रहा है, पिछली सरकार का अपने ही देश के प्रति, अपने देश के संवैधानिक तंत्रों के प्रति, अपने देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, अपने देश की केंद्रीय सरकार के विपरीत जो व्यवहार रहा है, वो आपको क्या अंदेशा देता है? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।